So hello my dear friends, this is your friend Sasank Misra. So in this series we will be continuing and I will be helping you out all for the upcoming your prelims 2022. ठीक है, prelims 2022 is approaching. So as you all know, हम इसमें क्या करेंगे, ये पूरी सीरीज चलाऊंगा जिसमें PT 365 पूरे कंप्लीट कराऊंगा आपके. ठीक है, PT 365 जितने भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो सारे कवर करेंगे. अब कई लोग क्या करेंगे ये भी बता देता हूँ आपको. कई लोग ये करते हैं कि PT 365 में पढ़ाने वालों का भी बात कर रहा हूँ कि वो क्या करेंगे कि ऊपर ऊपर से बता देते हैं. ठीक है, बट हमेशा देखना यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछेगी तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती है, वो कुछ ना कुछ उसमें ट्विस्ट करके पूछती है. तो हमें क्या करना है कि जो टॉपिक यहाँ पर आपको PT 365 के अंदर देखने को मिले उस टॉपिक का आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसका स्टैटिक में कहाँ क्या है. ठीक है, यानी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट क्या है, अगर वो आपने जान लिया, ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया, देन आपका जो भी काम है इट विल बी रिड्यूस बाय 50%. अदरवाइज दैट विल हैपन कि अगर आप करंट अफेयर्स कर रहे हो, ठीक है, इसका सिंपल मीनिंग ही यही होता है करंट अफेयर्स का कि यू शुड कनेक्ट द थिंग्स विद द स्टैटिक पोर्शन. आपका जो भी स्टैटिक में चल रहा है, ठीक है, उसको आपको कनेक्ट करते चलना है. मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आपको PT 365 जो विजन वाला है वो आप फॉलो करेंगे, हम लोग फॉलो करेंगे. ठीक है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स प्लस इंग्लिश में चलूँगा मैं, यानी जो हमारा PDF होगा वो इंग्लिश में होगा, साथ साथ में मैं आपको हिंदी में भी समझाता रहूँगा. ठीक है, मेरा ये गारंटी है कि आपको कहीं पर भी डाउट रहेगा नहीं इस सीरीज़ के बाद में. ठीक है, मैं जो आपके पास से चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि विदिन 45 मिनट्स टू 1 आवर मैं आपका लेकर के ये काम कंप्लीट करने का पूरा ट्राई करूँगा. आपको मुझे क्या करके देना होगा, आपको ये करके मुझे देना होगा कि मैं जो यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका आपको 1 to 2 टाइम रिवीजन करना है. और मैं ये गारंटी लेता हूँ कि 1 to 2 टाइम रिवीजन के बाद में अगर इन जो टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उससे अगर क्वेश्चन आ रहा है तो टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरे साइड से गारंटी है. ठीक है, बट उसमें जितना एफर्ट मैं डाल रहा हूँ उतना ही एफर्ट सामने आपको भी डालना पड़ेगा. ठीक है, फटाफट से करते चलेंगे. जो प्रो प्लेयर्स हैं यानी जिसका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट है उनको भी मैं मद्देनज़र रख के चलूँगा, और जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उन सभी को हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे. ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग ये कहते हैं कि सर इतना बेसिक क्यों जा रहे हो, क्योंकि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट वाला भी कवर करना है, सेकंड थर्ड वाला भी कवर करना है. तो पहले देखो, कोई भी PT 365 शुरू करो तो उससे पहले हम लोग आज पॉलिटी वाले से शुरू करेंगे. तो सबसे पहले ये काम करना है, इंडेक्स में क्या लिखा है. ठीक है, इंडेक्स क्या कह रही है भैया कि यहाँ इसमें देखो, अगर इंडेक्स में देखोगे आप तो टोटल 9 टॉपिक्स हैं. ठीक है, 9 टॉपिक्स हैं, उसमें से अगर 9 मेन टॉपिक्स उसके सब टॉपिक्स, तो एक एक उठाते चलो. देखो पहले हम क्या उठाएंगे, इश्यूज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चल रहा है, ठीक है, यानी जितने भी आर्टिकल्स पार्ट्स वगैरह हमने पढ़े उन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर बात हो रहा होगा. लोकल रिप्रेजेंटेशन इन प्राइवेट सेक्टर. ठीक है, कई स्टेट्स ने यहाँ पर क्या किया है कि क्लास 3 वगैरह वाली जॉब्स या लेबर जॉब्स या मैन्युअल जो भी जॉब्स हैं उन्होंने अपने स्टेट्स के जो रेसिडेंट्स हैं उनके लिए क्या करते हैं, एक टाइप से रिजर्वेशन वगैरह दे दिया है. तो वो कैसे हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसके साथ में वायलेटिव है. ठीक है, उसको हम कैसे, उसमें क्या क्या क्वेश्चन वगैरह आस्क किया जा सकता है वो देखेंगे. सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी का अभी रोहिणी कमीशन चल रहा है उसका बात है. बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. टॉपिक भले आपको ये लगे कि सर ये तो बहुत हाई फाई टॉपिक्स हैं, बट इसमें क्या है कि जो अंदर जाके जब हम देखेंगे तो बहुत ही इसमें ईजी वे में लेमन टर्म्स में समझा दूंगा. एंटी कन्वर्जन लॉज है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव्स यानी अभी मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव भी बनाया. ठीक है, कोऑपरेटिव पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है तो उसको हम देखेंगे. ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या होते हैं, इनका क्या, NRI और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, सिटीजन्स हमारे कौन कौन से, वो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़. इतना फर्स्ट काम देखते हैं, फिर आगे आगे देखते चलेंगे. ठीक है, फटाफट आ जाओ. देखो लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात क्यों आती है, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, वो चैलेंज हुआ है सुप्रीम कोर्ट में. ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि 75% कोटा इन प्राइवेट जॉब है वो रिजर्व कर दिया है लोकल्स के लिए. अब आप कहोगे सर प्राइवेट जॉब यानी कोई भी फैक्ट्री, कोई भी मिल, कोई भी आपका कोई भी ऐसी चीज जो गवर्नमेंट रूल्ड नहीं है. ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर में कोई दुकान ले लो आप, कोई भी एंटिटी अगर आप उठाओगे तो उसका जो 75% एम्प्लॉयमेंट है दैट शुड गो टू लोकल रेसिडेंट्स. ठीक है, तो ये तो एक टाइप से क्या हुआ कि एक टाइप से वायलेटिव हो गया आर्टिकल 16 का आपका. ठीक है,
इक्वालिटी का तो वायलेट हुआ, आर्टिकल 14 का तो हुआ, 16 जहां पर हम अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, ठीक है, वहां पर भी ये वायलेट हुआ, ठीक है। सो द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट, ऐसा डायरेक्ट यूपीएससी नहीं पूछती है कि कौन से स्टेट्स ने कब अप्लाई किया, हमें मेन कोर में जाना है। तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन इश्यू ऑफ लेजिस्लेशन फॉर सन ऑफ द सोइल्स, यानी इस भूमि के जो भी सुपुत्र हैं उन्हें ही हम नौकरी देंगे, तो भैया ये तो गलत है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है, गारंटी इक्वल ट्रीटमेंट अंडर लॉ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। इसका आर्टिकल 16 देखो सब क्लोज भी ठीक है। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर उठा करके देखोगे तो प्रीलिम्स में हर बार फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन बनता ही है, वन क्वेश्चन ऑलवेज देयर, ठीक है। कभी भी आप कोई भी पेपर उठा करके देखो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनेगा ही। तो हमें क्या यहाँ पर याद रखना है कि आर्टिकल 16 क्या है, अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है। उसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक से बता देता हूँ कि अपॉर्चुनिटी कैसे याद रखा जाता है, ठीक है। देखो 16 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये जो ये है इसको ओ से याद रख लो, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी के लिए एक सुविधा खड़ी कर रहे हो तो सभी को समान सुविधा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि भैया हरियाणा वाले हैं तो उनको ज़्यादा मिलेगा, यूपी वाले को कम मिलेगा, बिहार वाले को कम मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। 16 फिर एक काम करूंगा, एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा जहां पर शॉर्ट ट्रिक से सभी के में फंडामेंटल राइट्स और पार्ट जितने भी इंपॉर्टेंट है वो करा दूंगा, ठीक है। वो आप मेरे पर छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया आर्टिकल 16। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंट और एनी ऑफ देम बी एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। ये इसका सब क्लॉज है, ठीक है। अब देखो जुडिशियल स्टैंड क्या है इस बारे में, ऐसा नहीं है कि ये अभी ही बात उठी है, पहले भी बात उठती आई है। तो 1994 में डॉक्टर प्रदीप जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द कोर्ट एक्सप्रेस्ड एन ओपिनियन दैट सच पॉलिसीज वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बट इट डिड नॉट एक्सप्रेसली रूल ऑन इट एज द केस वाज ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी, ठीक है। 1995 में भी हुआ सोनंदा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, यहाँ पर भी स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कि 5% एक्स्ट्रा वेट दिया जाता था, ऐसा नहीं हो सकता है। 2002 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया था राजस्थान गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन बोर्ड ने वो वहाँ के जो एप्लीकेंट्स डिस्ट्रिक्ट के थे, रूरल एरिया के, उनको कुछ प्रेफरेंस मिल रहा था, तो ये तो भैया गलत है। और 2019 में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन अ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन विच प्रिस्क्राइब प्रेफरेंस फॉर वुमन ऑफ ओरिजिनल रेसिडेंट्स, ठीक है। तो ये भी अगर आप आगे जाकर के देखोगे तो ये क्या है कि कई बार क्या होता है कि सरकार अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को सेटिस्फाई करने की वजह से इस टाइप के लेजिस्लेशन लेकर के आते हैं। और ये मान करके चलो कि ये भी आगे जाकर के अगर आप देखोगे तो जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने नलीफाई किया है, वैसे कोई भी अगर स्टेट ऐसा स्टेप लेता है तो उसको नलीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्यों है, वाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट रिजर्वेशन बेस्ड ऑन डोमिसाइल, ठीक है। डोमिसाइल में क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा क्या है कि पार्ट 1 हो गया, पार्ट 1 में क्या है कि पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से 4 है, जहाँ पर क्या है यूनियन एंड टेरिटरी डिफाइन करते हैं। पार्ट 2 में अगर आप आ जाओगे, पार्ट 2 के अंदर आ जाओगे, मैं मेरे बच्चों को रटवाता हूँ क्लास में, आप भी रट लो। पार्ट 2 सिटीजनशिप से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सिटीजनशिप से। तो ये जो 2 आई है उससे बना लो, पार्ट 2 हो गया आपका। ये 2 आई और खड़े रखो, यहाँ पर 11 आर्टिकल रख लो, यहाँ तक 4 आ गया, तो 5 से लेकर 11 है वो आपका क्या है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है। अब सिटीजनशिप की जब बात आएगी तो सिटीजनशिप क्या भैया, हमारे पास क्या है भैया कि वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, इंटीग्रेटेड सिटीजनशिप है। आप कोई भी जैसे अगर यूएस वगैरह में, यूके वगैरह में चले जाओगे तो स्टेट की रेसिडेंसीशिप अलग होती है, नेशन की अलग होती है, डुअल रेसिडेंसीशिप होती है, ठीक है। यहाँ पर इंडिया में ऐसा नहीं है, हम सभी क्या है, इंडियन सिटीजन है। आपका जो इंडियन पासपोर्ट होगा उस पर क्या लिखा होगा, इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ठीक है। यहाँ पर कोई गुजराती या मराठी या तेलुगु तमिल कहीं से भी हो आप, तमिल वगैरह कोई भी चीज़ यहाँ पर लिखी नहीं मिलेगी, क्या होगा यहाँ पर, इंडियन सिटीजन। तो क्या है कि जब हमने ये ही कह दिया कि इंडिया एज अ होल एक ही कंट्री है, जितने भी सिटीजन्स हैं वो सब सेम है, तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी, अब देखो सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी का थोड़ा याद रख लो। देखो एक चीज़ समझो, ओबीसी के अंदर काफ़ी सारी कास्ट आती है। जो भी लोग अपना स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, एक मेरी तरफ से एक एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस ले लीजिएगा। आपके स्टेट के अंदर कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने ओबीसी हैं, नंबर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। कौन उसमें इंक्लूडेड, कौन सी कास्ट, वो हमें नहीं देखना है, ये देखना है कि कितने कितने नंबर्स हैं, वो याद रख लीजिएगा। आप एक फाइंड आउट करोगे कि ओबीसी के अंदर सबसे ज़्यादा कास्ट आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब ओबीसी में क्या हो रहा है कि भैया कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बाप दादा पहले से वो जानते थे रिजर्वेशन का,
और वो क्या है कि अच्छी अच्छी पोस्ट पर पहुंच गए, जैसे कोई बैंक का मैनेजर हो गया, आईएएस आईपीएस वगैरह बन गए। तो ओबीसी का मतलब क्या है, ओबीसी का एक पूरा टाइमलाइन भी बता दूंगा कि कौन से टाइम पर क्या हुआ, मंडल कमीशन कब आया, वो भी बता दूंगा। बट इसमें क्या है कि सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये हुआ है कि जब कोई, देखो पहली चीज ये समझो, रिजर्वेशन आया किस वजह से, ठीक है। रिजर्वेशन का मतलब ये था कि सोशली प्लस इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट ऑफ द वीकर सेक्शंस, ठीक है। अब क्या हुआ कि कई सेक्शंस ऐसे थे कि जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है, ठीक है, और कई सेक्शंस अब भी आज भी ऐसे हैं कि जिनका अपलिफ्टमेंट में कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कैटेगराइजेशन का मतलब ये है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर भी आप में से काफी लोग जानते होंगे। क्रीमिलियर का मतलब ये है कि इसमें जो क्रीम एरिया है, ठीक है, यानी जो क्लास 1 क्लास 2, समझ रहे हो ना, कि जिनके माता पिता ने कुछ अचीव कर लिया है, और कोई होगा मजदूर का लड़का, ठीक है, तो इसे डिस्क्रिमिनेट करने की बात है, ठीक है, यानी इसे डिवाइड करने की बात है। सब कैटेगराइज यानी इन्होंने एक बार अगर रिजर्वेशन का फायदा ले लिया है, इनका सोशल स्टेटस प्लस इकोनॉमिक स्टेटस अगर ऊंचा हो गया है, तो यहाँ से इनको क्या कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, यानी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द रिजर्वेशन। अब ये रिजर्वेशन किसको प्रोवाइड किया जाएगा, टू द वीकर सेक्शन पीपल, ठीक है, ये समझ लेना खाली। वो भी अभी जी रोहिणी कमीशन है, वो सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहा है कि उसमें कैसे हम लोग सब कैटेगराइज करेंगे, ठीक है, किस के क्या रिलेटेड रहेगा, वो बात यहाँ पर जी रोहिणी कमीशन बात कर रहा है, ठीक है। सो सब कैटेगराइजेशन यहाँ पर देखते चलो। फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वो सेटअप इन 1953 अंडर काका कालेकर कमीशन, ठीक है। फिर सेकंड आया बीपी मंडल के अंदर, इन्होंने ही मेन काम किया था। फिर 1992 के अंदर आपको अगर आर्टिकल 16+4 देखोगे, वहाँ पर 27% रिजर्वेशन दिया गया। बट वो क्या था, ठीक है, वो क्या था कि अपलिफ्टमेंट के लिए था, ठीक है, रिलीजियस जो भी सोशली प्लस इकोनॉमिकली वीक है उनके लिए था। और 1992 में आता है क्रीमिलियर क्राइटेरिया बाय इंदिरा सोई ने जजमेंट केस, ठीक है।